ગાંધીનગર ખાતે યોજાઈ રહેલી રિન્યુએબલ એનર્જી સમિટમાં ગુજરાતમાં કુલ મળીને 32.45 લાખ કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવ્યો, જે ઐતિહાસિક છે અને ગુજરાતમાં આ સૌ પ્રથમ વખત સમિટ યોજાણી, જેનું દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. હવે જોઈએ ગાંધીનગર આમતક ન્યૂઝ બ્યુરોમાંથી જે કે પટેલનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે રિન્યુએબલ એનર્જી સમિટનો આજે છેલ્લો દિવસ હતો. કેન્દ્રીય પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ છેલ્લા દિવસે ખાસ ઉપસ્થિત રહી સોલાર એનર્જી કાર્યક્રમ વિશે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. ઇન્ડિયા પાથવે ટુ નેટ ઝીરો એમિશન માટે સમિટમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ હતી. આવનારા સમયમાં ભારતની સાથે ગુજરાતમાં પણ આ વિષય પર ઘણો સારો વધારો થશે તેવી ઉમ્મીદ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. અંતિમ દિવસે રિન્યુએબલ એનર્જી સમિટમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ પણ ઉપસ્થિત રહેશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશી પણ ઉપસ્થિત રહેશે. રિન્યુએબલ એનર્જીમાં ગુજરાતના 100 ગીગાવોટની લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. 3 દિવસીય સમિટ પ્રથમવાર દિલ્હીથી બહાર ગુજરાતમાં યોજાઈ હતી. ત્રિદિવસીય સમિટના ઉદ્ઘાટન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરાયું હતું. 2 દિવસમાં સમિટમાં 32.45 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. 250 સ્પીકરો, 250 ઇન્ટરનેશનલ ડેલિગેટ્સે આ સમિટમાં જોડાઈ અને પોતાનું યોગદાન આપ્યું હતું. 500 B2B મીટિંગ, 60 B2G મીટિંગ થઈ અને 7000થી વધુ રજિસ્ટર્ડ વિઝિટરો જોડાયા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ પણ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. તેમની સાથે પંજાબના રાજ્યપાલ ગુલાબચંદ કટારિયા અને ગુજરાતના રાજ્યપાલ आचार्य देवव्रत जी પણ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. हमें हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का इसमें पॉलिसी रोल क्या है. पिछले 10 सालों में दुनिया के सारे फोरम्स में जब हम क्लाइमेट चेंज की बातचीत करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंडिया की कार्बन डेवलपमेंट इस पूरे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए थ्योरी क्या है, और सरकार एक बड़े विजन के साथ पिछले 10 सालों में आगे चल रही है. सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं और दुनिया के हर फोरम में हमने कहा है, कई बार ये कहा जाता है कि भारत दुनिया के तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे पॉल्यूशन करने वाले कंट्रीज में है. इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. हमारे पास दुनिया की 17% पॉपुलेशन है. हम कार्बन एमिशन में चौथे या 5वें नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन सारे डेवलप्ड कंट्रीज की 17% पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो हमारा जो एमिशन 5% है, उनका 60% है, सेम पॉपुलेशन. सो हमारा कहना यह है कि इस डेटा को कंजम्पशन बेस पे देखना चाहिए, और इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा ये कहते हैं जब फॉसिल फ्यूल की बात आती है कि आपको दुनिया को ये देखना होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज की भी सिग्निफिकेंट नीड्स है अपने डेवलपमेंट के, और इंडिया इज ऑल्सो हैविंग ए सिग्निफिकेंट नीड्स फॉर इट्स डेवलपमेंट. और इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब इस पर बातचीत दुनिया में चले तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है CBDRC प्रिंसिपल के बेस पर ही बातचीत होनी चाहिए. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि इतनी विकट परिस्थितियों होने के बाद भी इंडिया ने अपने क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए भारत ने माना है कि लो कार्बन स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट के लिए हमने अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़े हैं. जैसा कि अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे, हमारे देश की एक डाइवर्स ज्योग्राफी है, डिफरेंट रेंज ऑफ इकोसिस्टम है. हमारे पास इनलैंड से लेकर के कोस्टल तक दोनों तरह के लैंड एरियाज हैं. हमारे पास प्लेन से लेकर जंगल के एक डिफरेंट प्लेसेस हैं. लेकिन ये सब चीजों पे हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक वल्नरेबल इम्पैक्ट भी है, और इसके लिए क्लाइमेट एक्शन कर लेना जरूरी है. और भारत में जब पेरिस के बाद एनडीसी डिक्लेयर हुए और हमने अपने पहले एनडीसी जो सबमिट करे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में आया, ये दुनिया की हकीकत है कि G20 में भारत एकमात्र ऐसा देश है